हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी का पार्ट 2। चलिए देखते हैं हमारा 5th पॉइंट। 4 पॉइंट हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे 5th पॉइंट से, जो कि है एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, द नंबर ऑफ द पुअर। द नंबर ऑफ द पुअर। तो देखो, ईयर 1960 से लेके 61 तक जो नंबर ऑफ पुअर थे वो 17 करोड़ थे और ये टोटल पॉपुलेशन का 34% था। ठीक है, 64-65 में ये बढ़ गए, ये 22 करोड़ हो गए और टोटल पॉपुलेशन का 46% हो गए। 70 से 71 में ये और बढ़ गए, 25 करोड़ हो गए और 45% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा हो गए। 73-74 में ये 32 करोड़ हो गए, टोटल पॉपुलेशन 46%। फिर उसके बाद 79-80 में 33 करोड़, टोटल पॉपुलेशन 48%। यहाँ पे तो देखो ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है, पॉपुलेशन में भी यहाँ पे राइज आ रहा है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद 86-87 में ये कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, 27 करोड़ हुआ, टोटल पॉपुलेशन का 34%। फिर 87-88 में ये फिर बढ़ गया और ये हो गया 38.9%। 93-94 में 32 करोड़ हो गया और ये 36% हो गया टोटल पॉपुलेशन का। 96-97 में 27 करोड़ हो गया, टोटल पॉपुलेशन का 29.18%। फिर 1999 से 2000 में 26 करोड़ और 26.1% टोटल पॉपुलेशन का। फिर 2004 से 5 में हो गया 40.71 करोड़, टोटल पॉपुलेशन का 30.72%। 9-10 में 35.46 करोड़, 29.8, 11-12 में 26.93 करोड़ और 21.9%। ये देखो, ये इतना बढ़ तो रहा है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से ये परसेंटेज में आपको कम बढ़ाव दिखाई दे रहा होगा एज कम्पेयर टू कि यहाँ पे तो 26 से 40 करोड़ हो गया, लेकिन टोटल पॉपुलेशन से में परसेंटेज वाइज इतना ही हुआ, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर पहले 50 करोड़ थी तो 100 करोड़ हो गई, 120 करोड़ हो गई, तो पॉपुलेशन भी हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, उस हिसाब से ये परसेंटेज चेंजेस है और उस हिसाब से हमारे पुअर भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और घट भी रहे। देखो, 1960 से 61 में 17 करोड़ पीपल जो थे, यानी कि 34% था हमारा टोटल पॉपुलेशन का पुअर। ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो थे। 93-94 में 32 करोड़ थे, ये 36% था हमारा टोटल पॉपुलेशन का, जो कि पॉवर्टी लाइन के बिलो थे। 99-2000 में 26 करोड़ था, ये 26% था हमारा टोटल पॉपुलेशन का, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो थे। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड दोज बिलो पॉवर्टी लाइन टू बी अराउंड 29.8% ऑफ द पॉपुलेशन इन 2009-10। 29.8% थे वो हमारे टोटल पॉपुलेशन का 9-10 में, 2009 और 10 में, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो थे। ठीक है, और 2011 में ये रह गए 21.9%। ठीक है, अब इंटर स्टेट कंपैरिजन देखो, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हर स्टेट की पॉवर्टी लाइन अलग अलग है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है वो हर स्टेट में अलग है इंडिया के। इट इज रिपोर्टेड टू बी हाईएस्ट इन यूपी में, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है। नियरली 29.4% जो है पॉपुलेशन यूपी की वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। 33.7% बिहार की पॉवर्टी लाइन के नीचे है। 32.6% उड़ीसा की पॉवर्टी लाइन के नीचे है। 31.7% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, पंजाब में सिर्फ 8.3% पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे। हरियाणा में 11.2% है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे। राजस्थान में 14.7% है पॉपुलेशन जो कि हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। रूरल और अर्बन एरिया में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो, ये परसेंटेज कंपैरिजन है। 1972 से 73 में रूरल की 54% जो जनसंख्या थी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थी और अर्बन की 42% थी। फिर 87-88 में यहाँ पे गिरावट आई है, 39.1% हो गए और ये 38.2%। फिर यहाँ पे और गिरावट आई, 93-94 में 37.3 हो गए, यहाँ 32.4। फिर 99 से 2000 में ये 27.1 हो गए, फिर यहाँ पे ये 23.6
6%। 2004-5 में यहाँ पे बढ़ गए 41.8% हो गए और ये हो गए 25.7%। ये क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई थी, हमारी पॉपुलेशन में भी राइज आया, उस हिसाब से ये भी बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद 2009-10 में 33.8%, 20.9%, फिर आया है 25.7% और ये 13.7%, ठीक है। रूरल पॉवर्टी कंटिन्यूज टू हैव एन एज ओवर अर्बन पॉवर्टी। रूरल में ज्यादा पॉवर्टी एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज के, दो बोथ हैव शोन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ओवर टाइम, लेकिन दोनों में ही एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है, दोनों की पॉवर्टी लाइन में गिरावट आई है। रूरल पॉवर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 54% जो कि 1972-73 में से थी, 25.7% 2011-12 में इतनी डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी 42% से 13.7% हो गई सेम पीरियड में, ठीक है। देखो, owing to an explosive rise in population over time, the total number of those below poverty line has continued to swell both in the rural and urban area, despite a fall in their percentage number. उनके परसेंटेज नंबर में गिरावट आई, लेकिन जो पुअर थे वो बढ़ रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही थी हमारे साथ के साथ, तो इसीलिए पुअर भी बढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें तो उनके परसेंटेज में पहले के मुकाबले गिरावट आई है, कि अगर मान लो पहले 100 हमारी जनसंख्या थी, तो अगर उसका 54% निकाल दे तो 54 लोग हमारे जो थे पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। अभी कितना 27%, तो यानी कि सिर्फ 100 में से 27 लोग हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है। अब देखो 6 पॉइंट है हमारा कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, की पॉवर्टी के कारण क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है। देखो, पहले हमें देखना है पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंडर डेवलपमेंट के रेफरेंस में हमको पहले पॉवर्टी के रीजंस देखने हैं। सबसे पहला है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो बहुत माइजरेबली लो है एज कम्पेयर टू हमारी पॉपुलेशन, कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है वो हमारी पॉपुलेशन के मुकाबले कम है। लो पर कैपिटा इनकम इज द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस, कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो हमारी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कम है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्री। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है हमारी कंट्री की, वो पुअरेस्ट कंट्रीज में आती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमें किसने बताया, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। सेकेंड पॉइंट है हमारा लो रेट ऑफ ग्रोथ। लो रेट ऑफ ग्रोथ है हमारी ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स के अंदर। देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज बीन नियरली 5%। जब हम प्लानिंग कर रहे थे 5% थी, बट ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, 2% की पॉपुलेशन में हमारी ग्रोथ रेट है, पर कैपिटा इनकम जो हुई है हमारी सिर्फ 3% से बढ़ी है, ठीक है। तो लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज टेंडेड टू सस्टेन पॉवर्टी। तो जो हमारी ग्रोथ रेट ही नहीं है, तो इसलिए हमारे देश में क्या है, पॉवर्टी। थर्ड पॉइंट है हैवी प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो है हमारा वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। दिस राइज इज मेनली ड्यू टू अ रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डेथ रेट हमारा जो है वो कम हो गया, इसलिए हमारे क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। डेथ रेट कम हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज 1% इन 1941-51। सिर्फ 1% का था हमारा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 1941 और 51 में, एंड 2.1% था 91-92 होगा। In term of its size, India's population was 84.63 crore in 1991। 1991 में 84.63 करोड़ थी और 121 करोड़ थी हमारी 2011 में। Heavy pressure of population add to dependency burden implying greater poverty। जब हमारी population इतनी ज्यादा है तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, poverty। Inflationary spiral owing to low GDP growth and high growth rate of population। एक तो GDP की ग्रोथ कम है लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है। लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया आर वल्नरेबल टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो लेस डेवलप्ड है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स अ सिचुएशन, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या, इट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है,
प्राइजेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रही है मार्केट में, प्राइजेस हर चीज के बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन कंपाउंड्स पॉवर्टी, प्राइस बढ़ रहा है जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है। इट इरोड्स रियल इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड्स, दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन आर ड्रिवन डाउन टू द पॉवर्टी लाइन। जो थोड़े से ऊपर हैं पॉवर्टी लाइन के, अब प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है। और जो कि ऑलरेडी बिलो है पॉवर्टी लाइन के, वो सफर कर रहे हैं डेप्रिविएशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनको और ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया इज अ कंट्री सस्टेनिंग क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है। पॉवर्टी एक रिफ्लेक्शन है अनएम्प्लॉयमेंट का। 2011-12 में द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन जो थे वो थे 2.45 करोड़, ठीक है। उसके बाद ये 4.35 करोड़ हो गए मार्च 2016 में। अर्बन एरियाज में पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर हु माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया में पुअर है ना, वो ज्यादातर वही हैं जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए आए हैं, ठीक है। द अर्बन पुअर आर एंगेज इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, इंटरमिटेंट एम्प्लॉयमेंट विद लिमिटेड स्किल्स एंड नो जॉब सिक्योरिटी। जो अर्बन पुअर हैं, यानी कि जो शहरों में पुअर हैं, वो कैजुअल कुछ काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास स्किल्स बहुत कम है और उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, ये सब लोग। तो ठीक है, ये हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आए होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। सॉरी, कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल जो है बहुत जरूरी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पॉइंट टू अ राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, बट अनफॉर्चुनेटली कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू टू बी हाईली डेफिशिएंट। हमारे इंडिया में दोनों की बहुत ज्यादा कमी है। लैक ऑफ कैपिटल पॉइंट टू लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी। इन टर्न लो प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड्स टू लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं इंक्रीज हो रही, एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगी। एंड लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी हो रही है। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। जीडीपी जो होती है उनको स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एंटरप्रेन्योर स्किल्स बहुत कम है। कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज फेल्ड टू गैदर अ मोमेंटम, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। इम्प्लाइंग दैट वी हैव फेल्ड टू टैकल पॉवर्टी। तो इसकी वजह से हम पॉवर्टी को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Energy, transport and communication, the vital components of economic infrastructure as well as education, health and housing services, the principal component of social infrastructure हैं जो कि are grossly deficient। और ये सारे सेक्टर जो है deficient है, ये पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे ठीक से। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ये दोनों सेक्टर हैं, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों ही फाउंडेशन होते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली दिस फाउंडेशन कंटिन्यूज टू बी वीक एंड अनस्टेबल डिस्पाइट मोर देन 69 ईयर्स ऑफ प्लानिंग। 69 ईयर्स की प्लानिंग के बाद भी ये सेक्टर दोनों वीक हैं और अनस्टेबल हैं। स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड परसिस्टेंट ऑफ पॉवर्टी आर द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इनकी ग्रोथ रेट में इतनी कमी, ये हमारे पॉवर्टी का रीजन है। नेक्स्ट है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज फुल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा होता है, ये भी पॉवर्टी का बहुत बड़ा रीजन है। सच ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी, ग्रोथ रेट इज हैम्पर्ड एंड पॉवर्टी इज सस्टेन्ड। ठीक है, कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिलती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में से फैमिली वालों को जॉब मिलती है, तो मतलब इस वजह से भी पॉवर्टी हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब हमें देखना है पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से हमें पॉवर्टी के रीजंस देखने हैं। Poverty in India can also be explained with reference to unequal distribution of income। हम unequal distribution of income से भी poverty को explain कर सकते हैं। Efforts have been made by the government to moderate inequality in the distribution of income through a system of progressive taxation and other measures। कि देखो गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, एफर्ट्स कर रहे थे कि इनइक्वालिटी ना हो,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ना हो। उन्होंने टैक्सेशन वगैरह लगाए थे बट इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर्स पॉवर्टी इन इंडिया हैज ओनली टेंडेड टू कंपाउंड ओवर टाइम। इन सब के बाद भी पॉवर्टी बढ़ी ही है। अकॉर्डिंग टू NCAER रिपोर्ट 2009-10 में जो 20% थे पॉपुलेशन का जो टोटल इनकम जनरेट करते थे वो 53.2% थे, और जो बॉटम 40% थे पॉपुलेशन का वो सिर्फ 15.3% ही इनकम जनरेट कर पाते थे, पूरी इनकम जितनी भी हमारे इंडिया की जनरेट होती थी। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 कंपनीज इन द कंट्री आर कंट्रोल्ड बाय जस्ट 75 फैमिलीज। इंडिया में 1536 कंपनी थी लेकिन वो कौन चला रहा था, सिर्फ 75 फैमिलीज के अंडर आती थी वो 1536 कंपनी, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी कि रिच को तो और ज्यादा मिल रहा था लेकिन पुअर को बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था कुछ भी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी बट आल्सो पॉइंट्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द नियर फ्यूचर। कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा बता रहा था कि कितना ज्यादा डिफरेंस है हमारे रिच और पुअर में और कितना ज्यादा डिफरेंस फ्यूचर में हो सकता है। बिकॉज दोज विद हायर इनकम एंड वेल्थ, जिनके पास ज्यादा इनकम है, वेल्थ है, सर्टेनली हैव ग्रेटर कैपेसिटी टू जनरेट स्टिल हायर इनकम इन द नियर फ्यूचर। अब आपके पास पहले से ही हायर इनकम है, आप और थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे फ्यूचर में, पर जिनकी ऑलरेडी कम है वो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे और कैसे जनरेट करेंगे। अगला पॉइंट है, विद ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्चून व्हाइल द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। देखो, अगर आपके पास वेल्थ का बहुत स्टॉक है तो आप अपना बना सकते हो फ्यूचर, लेकिन जब आपके पास है ही नहीं तो आप अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते रह जाओगे। ठीक है, देखो 7th पॉइंट है हमारा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। एक मिनट, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या क्या पॉलिसी और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने शुरू किए थे वो सब हमें पढ़ने। टू एड्रेस द इश्यू ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया द गवर्नमेंट हैड इनिशिएटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो पॉवर्टी को समझने के लिए, उसके इशू को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स PAP स्टार्ट करे हमारे 3rd 5-year प्लान में, जो कि था 61-66 तक। सिंस देन द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स poverty elevation program has evolved constantly. The most initial approach was to provide financial assistance to families and individuals for setting up employment generating enterprises. सबसे पहले जो उन्होंने स्टार्ट किया वो था कि इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, अंडर दिस अप्रोच द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। और इस अप्रोच से गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे। सबसे पहला आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। दिस वाज फर्स्ट प्रोग्राम जो कि क्रिएट किया गया था अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए। स्टार्टेड इन 1993। इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया था। द स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ये स्कीम जो थी ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए थी, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है। द स्कीम प्रोवाइड अ लोन ऑफ अप टू ₹1 lakh फॉर ओपनिंग वंस ओन एंटरप्राइज एंड 2 lakh फॉर अदर एक्टिविटी। अगर आपको अपनी खुद की एंटरप्राइज खोलनी है तो आपको 1 लाख का लोन मिलेगा और किसी और काम के लिए 2 लाख तक का लोन मिल जाएगा इस स्कीम के अंडर। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SGSRY। दिस योजना वाज लॉन्च्ड ऑन December 1, 1997 में। नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम वर मर्ज विद दिस योजना। ये दोनों प्रोग्राम इस योजना के साथ मर्ज कर दिए गए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। जो अर्बन एरियाज के अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन थे उन लोगों को रोजगार देने के लिए ये स्कीम शुरू करी योजना। इट इंक्लूड द फॉलोइंग 2 प्रोग्राम। इसके अंदर 2 प्रोग्राम आए, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और दूसरा अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट 75% जो था वो दे रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट का जितना भी एक्सपेंडिचर था, और बाकी की रिमेनिंग 25% जो था वो दे रही थी स्टेट गवर्नमेंट।
थर्ड आता है हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP. दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑन अप्रैल 1995. खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने बनाया था, ये इम्प्लीमेंट किया था 1995 में. इसका मेन एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में. और ये स्कीम जो थी 25 लाख तक का लोन दे रही थी रूरल आर्टिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो अपनी एंटरप्राइज सेटअप कर सके. Prime Minister Employment Generation Program PMEGP. This scheme was started in 2008 and is being implemented by Khadi and Village Industry Commission. ये भी Khadi and Village Industry Commission implement कर रही. The scheme aims to provide an assistance of ₹25 lakh for setting up a manufacturing enterprise. अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सेटअप करनी है तो आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है, और 10 लाख अगर आपको सर्विस सेक्टर शुरू करना है. नेक्स्ट आता है हमारा टूवर्ड्स, मतलब ये कुछ थे हमारे जो कि हमने इंडिविजुअल सेक्टर्स के लिए कह रहे थे, इंडिविजुअल लोगों के लिए. टूवर्ड्स द लेट 90s एंड अर्ली 20s में द अप्रोच थी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए इंडिविजुअल से. नाउ इंडिविजुअल को चेंज किया जाए. अब बेनिफिशियरी किसको हम करेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो कि कौन से ग्रुप को देंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं. इनिशियली दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनकरेज टू सेव मनी एंड लेंड अमंग देमसेल्फ एज स्मॉल लोन्स. ठीक है. द फॉलोइंग प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस विच आर बेस्ड ऑन दिस अप्रोच. अब इस अप्रोच पे कुछ प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए. पहला था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY to remove poverty from the rural area. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in the villages April 1999 में. अप्रैल 1990 में ये लॉन्च की गई विलेजेस में, रूरल एरियाज में. इट रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, इसने इस प्रोग्राम को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया. ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट TRYSEM, और इसको भी रिप्लेस कर दिया. ठीक है. अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश इन रूरल एरिया. बहुत सारी छोटी छोटी एंटरप्राइजेस जो थी रूरल एरियाज में सेटअप की गई. द स्मॉल एंटरप्राइजेस वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइज एज वेल एज ऑन कलेक्टिव बेसिस एज SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. या तो कोई इंडिविजुअल उसको चला रहा था या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग चला रहे थे. इन 2011 and 12 SGSY scheme was restructured into National Rural Livelihood Mission. 2011-12 में इसका नाम NRLM रख दिया गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ठीक है. एंड रिनेम्ड एज दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना. अच्छा, इसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का बोला गया और इसका नाम रख दिया गया दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना. नेक्स्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM क्या है? दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज आजीविका. इसको बोलते थे आजीविका. द फर्स्ट फेज ड्यूरिंग 2012 और 13 में दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 150 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2012-13. ये जो थी ये 150 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई थी. दिस स्कीम वाज एक्सपेंडेड टू अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट्स और 150 डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सपेंड किया गया 2014-15 में. एंड बाय द एंड ऑफ 2016-17 ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया पूरी कंट्री में. ठीक है. और जो ये स्कीम थी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन. ये था कि इन लोगों 90 लाख लोगों को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे. द प्रोग्राम हैज नाउ बीन रिनेम्ड एज दीनदयाल अंत्योदय योजना. अब इसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना. नेक्स्ट है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2013. ये 2013 में इम्प्लीमेंट की गई थी. The financial assistance is given to urban poor in the form of interest subsidy on the bank loan. कि देखो जो बैंक से आप लोन लोगे ना उसमें आपको इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी जाएगी. इस मिशन के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी ओवर एंड अबव 7% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन अ बैंक लोन फॉर सेटिंग अप इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइज. अगर आप इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइज दे रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो आपको 7% से ऊपर के इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी जाएगी. दिस मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन 7% पर एनम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक विल बी प्रोवाइडेड टू बैंक अंडर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. अगर 7% से ज्यादा का आपका इंटरेस्ट है तो वो आपको कौन पे करेगा? 7% तक का आप पे करोगे, उसके ऊपर का पे करेगा ये मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. फोर्थ आती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA.
देखो ये बाकी सबकी तरह नहीं थी, अनलाइक द अदर प्रोग्राम बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्रोच या फिर दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू वर्क। ये बनाई गई थी राइट टू वर्क के लिए कि एंड इट वाज लॉन्च इन 2005। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना। 2005 में लॉन्च की गई थी। अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द मिनिमम वेज आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 days। अगर आप अनस्किल्ड हो, ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हो, 100 दिन के लिए एक मिनिमम वेज आपके लिए सेट कर दी जाएगी, तो आप कर सकते हो। दोज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर टू रिपोर्ट इन दोज रूरल एरिया वेयर द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च। जिनको करनी है वो उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे ये लॉन्च की गई है। दिस प्रोग्राम इज बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम वाज नियरली 5 करोड़ इन 2018-19। 2018-19 के जो हमने डाटा निकाला उस हिसाब से 5 करोड़ लोगों को इस प्रोग्राम से फायदा हुआ। देखो अब थर्ड अप्रोच आती है, 2 अप्रोच हमने देख ली। थर्ड अप्रोच आती है हमारी थर्ड अप्रोच वाज टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक अमेनिटीज टू द पीपल थ्रू प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। कि आपको कम दामों पे फूड ग्रेन्स मिलेगा, सब्सिडाइज रेट्स पे, मतलब कम दामों पे एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगी और सैनिटेशन की चीजें मिलेगी। दीज प्रोग्राम एम टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ द पुअर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, पुअर का लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, ये इसका मेन एम था। This approach can be traced to the 5th 5-year plan, which recognized that it is essential to supplement the consumption of poor up to at least a certain minimum standard by social consumption and investment, as even with expanded employment opportunity, the poor might not be able to buy essential goods and services। कि देखो 5th 5-year के प्लान के दौरान ये लॉन्च की गई थी और मेन एम यही था कि जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज बेसिक नीड्स के लिए एसेंशियल्स होते हैं हमारी जरूरतों के लिए, वो किसी न किसी तरीके तक पुअर्स तक पहुंचाई जाए। मेजर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। ऑल्दो द स्कीम फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक स्कीम ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई थी जो थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, इट वाज लॉन्च इन द करंट फॉर्म इन 1947 में। द स्कीम हैज since then restructured and reintroduced in many forms such as revamped PDS। उसके बाद इसको हमने दोबारा लॉन्च किया revamped PDS के नाम से in 1992 में, एंड टारगेटेड PDS के नाम से फिर से लॉन्च किया 1997 में TPDS के नाम से। अंडर TPDS फेयर प्राइस शॉप वर एस्टैब्लिश, कि फेयर प्राइस शॉप्स हमने एस्टैब्लिश करी जहाँ पे आपको फूड ग्रेन्स जो था सस्ते दामों पे मिल जाता था। जैसे बोलते ना डिपू, मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि डिपू में राशन की दुकानें जो होती हैं आपको, जहाँ पे आपको राशन कार्ड दिखा के आपको सस्ते दामों पे फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं। PDS in India is the largest distribution network of its kind in the world। ये बहुत largest distribution network है पूरे वर्ल्ड का। According to the National Food Security Portal, till 2020 more than 5 lakh fair prices shop have been established through which essential food grains, wheat, rice and coarse grains are supplied to approximately 77 crore beneficiaries। 5 लाख से ज्यादा हमने फेयर प्राइस शॉप बनाई और 77 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ। मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई थी स्कूल में। इट इज अ स्कूल मील प्रोग्राम लॉन्च इन 1995 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशनल मील टू द स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड। कि देखो स्कूल्स में आपको दिन में खाना दिया जाएगा, ये स्कीम एक लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि स्टूडेंट्स को, जो बच्चे हैं गरीब बच्चे हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मील मिल सके। न्यूट्रिशनल मील टू द स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड। अंडर दिस प्रोग्राम फ्री लंच इज सप्लाइड टू चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस इन गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी एंड अदर स्कूल्स आर स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम। कि देखो जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस थी उनको इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के गवर्नमेंट एडेड स्कूल में आते हैं। टिल दिसंबर 2020 11.59 करोड़ चिल्ड्रन वर इनरोल्ड इन मिड डे मील स्कीम। 2020 तक इतने करोड़ बच्चों को इसका फायदा हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS।
जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी। द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। जो 0 से 6 साल के बच्चे थे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना इस स्कीम का मेन एम था। द स्कीम ऑल्सो कवर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर एंड एम्स टू एनहेंस देयर कैपेबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। जो लेडीज प्रेग्नेंट थी, जो प्रेग्नेंट अभी या जिन्होंने अभी अभी बर्थ दिया है, तो उनको भी न्यूट्रिशनल मील्स प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का मेन एम था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नेक्स्ट है हमारी। इट वॉज लॉन्च इन दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड एरिया फॉर देयर ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द स्कीम हैज लेड टू सिग्निफिकेंट अपग्रेड ऑफ लाइफस्टाइल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कि देखो एक सिंगल वेदर रोड बनाई जाए कि जो कि अनकनेक्टेड एरियाज है हमारे, जिनके पास रोड नहीं है, वहां तक किसी तरीके से सड़क पहुंचाई जाए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। It was launched in 2001 to facilitate the construction and upgradation of houses of slum dwellers and providing a healthy urban environment through community toilets under निर्मल भारत अभियान, one of the component of the scheme। कि ये था कि जो कि आपके स्लम एरियाज हैं उनको किसी तरीके से एक डेवलप किया जाए और हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अंडर दिस स्कीम एल्डरली विडोज थी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज थे, ठीक है, एल्डरली पीपल थे और जो विडोज थी और जो लोग थे जो डिसेबल थे, जो कि अपना जिनके पास कोई और नहीं है जो उनका ध्यान रख सके, तो गवर्नमेंट उनको पेंशन के रूप में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी। फिर आती है हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना। Under this scheme, the poor people of the country are encouraged to open bank account with the twin objective of inculcating saving habit। इसमें बोला गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में बोला गया कि आप एक बैंक अकाउंट खोलो। रूरल एरियाज को, पुअर पीपल्स को बोला गया ताकि वो अपनी सेविंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सके। एज वेल एज डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडाइज टू द बैंक अकाउंट। कि आपका जो भी फायदा होगा, बेनिफिट होगा गवर्नमेंट स्कीम का, वो इस बैंक तक पहुंचाया जाएगा। Each bank account holder is entitled to ₹1 lakh accident insurance and 30,000 life insurance cover। और जो भी अकाउंट खुलाएगा उसको 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने भी फायदे होंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के वो सारे इसी बैंक अकाउंट में आएंगे। इसलिए लोगों को जागरूक किया गया कि वो लोग जाके बैंक में अकाउंट खुलवाएं। अब देखो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। कि जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए थे उसका क्या रिजल्ट निकल के आया। जब हमने उसकी असेसमेंट करी, पूरा उसको समझने की कोशिश करी, तो क्या रिजल्ट उसका क्या निकल के आया। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू कम्बैट पॉवर्टी ब्रिंग द फोर्स सम परसेप्टिबल अचीवमेंट्स। कुछ अचीवमेंट्स निकल के आई, वो थी कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो थी हमारी वो पॉवर्टी लाइन के बिलो जो थी वो डिक्लाइन होगी 46% से 21.9% में। 46% थी 1973-74 में और 21.9% रहेगी हमारी 2011 और 12 में। वेज रेट जो था वो बढ़ गया और एक टाइम के बाद, लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के बाद भी पॉवर्टी लाइन को कम करना, मतलब कि पुअर्स को कम करना एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती बनी रही। हम उसको नहीं कर पाए। उसके क्या कॉजेस थे। The administration and concerned staff were inefficient and could not work effectively because of complex procedures involved. Also, there was no one to monitor the follow-up action। कि जो भी हमारा स्टाफ था वो इनएफिशिएंट था, इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था क्योंकि प्रोसीजर जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ रहा था और कोई भी उनके ऊपर मॉनिटर करने के लिए नहीं था, फॉलो अप एक्शन करने के लिए कोई भी नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। सेकेंड है, दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम फेवर्ड द एजुकेटेड रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सन एज अगेंस्ट द पुअर। पुअर के लिए पॉलिसी बनाई गई है लेकिन जो इंचार्ज थे इस प्रोग्राम के वो ज़्यादा हेल्प किसकी कर रहे हैं, एजुकेटेड लोग की, रिच लोगों
लोगों की, जिनके पास रिसोर्सेस हैं उन लोगों की मदद करी जा रही है। रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउसहोल्ड लोकेटेड इन इंटीरियर ऑफ द विलेजेस वर नेग्लेक्टेड ओइंग टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ऐसी बहुत सी जगह थी गाँव के अंदर अंदर जाके भी बहुत सारे लोग थे जहाँ मतलब अब पहुंचना थोड़ा मुश्किल है बाई रोड, तो उन जगहों को नेग्लेक्ट कर दिया गया बिल्कुल ही, वहां तक किसी तरीके की कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। इंस्टीट्यूशन दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट, मार्केटिंग एटसेट्रा वर नॉट वेरी सपोर्टेड। जो लोग क्रेडिट जिन्होंने देना था वो लोग ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। Definition of poor was not clear to many. As result, many non-poor took advantage of the programs. कि poor की और non-poor की क्या definition है ये बहुत सारे लोगों को clear ही नहीं थी, जिसकी वजह से जो non-poor थे वो इन programs का फायदा उठा रहे थे। Power groups in the villages started exercising control over delivery mechanism of the poverty alleviation program. इन प्रोग्राम का जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो विलेजेस के पावर ग्रुप्स ने अपने हाथों में ले लिया था। एज अ रिजल्ट देयर वाज लार्ज स्केल लीकेज इन द डिलीवरी पैकेज एंड द पुअर रिसीव्ड ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ द एड मार्क्ड फॉर देम। जितनी भी चीजें आती थी पुअर्स तक बहुत कम पहुंचती थी, पहले ही उन सब चीजों का इस्तेमाल कर लिया जाता था। ठीक है। The PAPs were largely government-sponsored program and lacked participation of the people. लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं थी इन प्रोग्राम में, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था लोगों को। द स्ट्रेटेजी ऑफ PAPs was not linked with the overall development strategy and did nothing to modify the overall functioning of the economy, which is the root cause of poverty. Also, it did not consider the fact that poor would not be able to take advantage of the PAPs owing to their lack of awareness and initiative. आपने स्ट्रेटेजी बना दी, किसी तरीके की कोई अवेयरनेस था ही नहीं, किसी तरीके जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा उनके लिए क्या क्या फायदे हैं, वो उस चीज का फायदा उठाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे हमारे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स तो उठाए पॉवर्टी कम करने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके फायदे नहीं हो पाए। ठीक है, ज्यादातर लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। मतलब एक एग्जाम्पल के तो एग्जाम्पल नहीं, पर ऐसा बताया गया है कि सिर्फ 15% लोग, 15% जिनको जरूरत थी, मतलब पुअर, वही फायदा उठा पाए। बाकी सब जो नॉन पुअर थे वो ही इन सब प्रोग्राम्स का फायदा उठा रहे थे। तो थैंक यू सो मच ये चैप्टर पढ़ने के लिए। चैप्टर समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।